हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने शानदार प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू पर। गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम जी। आप सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। लेकिन इसी प्यार और ब्लेसिंग्स के बीच में आप मुझे ये भी बताएंगे कि आप सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। हाउ आर यू ऑल एंड हाउ आर योर सेशंस गोइंग ऑन। वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, गुड इवनिंग। सबसे पहली चीज, जो यूपीएसआई का जो आप लोग पढ़ रहे हो, यूपीएसआई में आप जानते हो कि जीके जीएस का वेटेज रहता है काफी अच्छा खासा। अब आज हम लोग स्टार्ट बेसिकली करेंगे अपने सब्जेक्ट से, दैट इज पॉलिटी। राजस्थान से हम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आज हम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। रीजन केवल ये है क्योंकि देखो, क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पहली बार पढ़ रहे होते हैं, उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग जो भी पढ़ने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से लेकर अच्छे लेवल तक पढ़ेंगे, साथ ही साथ में एग्जाम ओरिएंटेड करेंगे। थर्ड पॉइंट, जितना भी सेशन होगा सारा आपका बायलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम का प्रयोग किया जाएगा, जिससे किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि आप जानते हो कि क्लास में बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो इंग्लिश मीडियम वाले भी होंगे और बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो हिंदी मीडियम वाले भी होंगे। तो सारे बच्चों को कंसिडर करते हुए दोनों भाषाओं का यूज किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहली बात, आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको यह समझना होगा कि हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। जैसे अगर हम पॉलिटी के बारे में बात करते हैं, राज्य व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, राज्य व्यवस्था में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले संविधान के बारे में। संविधान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। संविधान को हिंदी में क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। हम लोग पढ़ते हैं प्रियम्बल के बारे में, पढ़ते हैं प्रस्तावना के बारे में, पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग प्रस्तावना के साथ साथ इसमें हमें पढ़ना होता है मूल अधिकार को, जो मौलिक अधिकार होते हैं पॉलिटी में, हमें वो भी पढ़ना होता है। साथ ही साथ में इसमें हमें पढ़ना होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नाम से भी पढ़ना होता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नाम से भी हमें पढ़ना होता है। हमें पढ़ना होता है मौलिक कर्तव्य भी। ठीक है, हम लोग को क्या पढ़ना होता है? मौलिक कर्तव्य भी पढ़ना होता है। मौलिक कर्तव्य के साथ हमें पढ़ना होता है, ठीक है, संघ कार्यकारिणी के बारे में पढ़ना है। संघ कार्यकारिणी को इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव। संघ कार्यकारिणी को बोलते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव। फिर हमें पढ़ना होता है राज्य कार्यकारिणी, है ना। हम लोग को पढ़ना होता है राज्य कार्यकारिणी के बारे में पढ़ना होता है, जिसे हम बोलते हैं राज्य कार्यकारिणी, स्टेट एग्जीक्यूटिव। इसके साथ साथ हम लोग पढ़ते हैं पार्लियामेंट के बारे में, पढ़ते हैं संसद के बारे में, पढ़ते हैं पार्लियामेंट के बारे में, पढ़ते हैं संसद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब राज्य विधानमंडल। स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, राज्य विधान मंडल के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग को बेसिक में पढ़नी होती है। ये तो मैंने केवल इंपॉर्टेंट बहुत ही जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके नाम आपको मेंशन किए, बट एक एक करके सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करती चलूंगी, सारी चीजें आपको बताती चलूंगी। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट, बहुत बच्चों को लगता है कि मैम थ्योरी पढ़ने में मुझे याद नहीं होता, मुझे क्वेश्चन के फॉर्मेट में याद होता है। ये सारे चैप्टर्स जो हैं, ये सारे चैप्टर्स को मैं कवर करने वाली हूँ, लेकिन क्वेश्चंस के फॉर्मेट में कवर करूंगी। जिससे फायदा क्या होगा, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि पेपर में क्वेश्चंस बनते कैसे हैं, पेपर में सवाल आते कैसे हैं। साथ ही साथ में आप जब क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ जाता है। थर्ड पॉइंट ये है कि इसके साथ हम लोग क्वेश्चंस के साथ साथ इसमें थ्योरी भी करते चलेंगे। जो भी क्वेश्चन आएगा उसकी थ्योरी करते चलेंगे, तो उससे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कनेक्ट करने के लिए कि ये चीज़ कहती क्या है, या इस शब्द का अर्थ क्या है, या इसका मतलब क्या है। तो ये सेशन को स्टार्ट करने से पहले स्टार्टिंग का मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। अब हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। अच्छा, आप सबने एक वर्ड सुना होगा, आप सब लोग ने एक वर्ड सुना होगा जिससे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। आप सभी लोग ने एक वर्ड सुना होगा जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं।
कॉन्स्टिट्यूशन आखिर होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन सेट होता है, किस चीज का सेट होता है? सेट होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस का, कायदे एवं कानून का। संविधान सेट होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस का, जिस बेसिस पे हमारा पूरा देश कार्य करता है, जिस बेसिस पे हमारा पूरा देश कार्य करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक सेट होता है जिसमें हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, प्रबंधन, सारी चीजें, कि भाई देखो केंद्र सरकार कैसे चलती है, राज्य सरकार कैसे चलती है, देश के नागरिकों के पास कौन से मौलिक अधिकार हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, ये सारी चीजें। लेकिन इस संविधान को पढ़ने से पहले इनकी और चैप्टर्स जो मैंने आपको नाम लिखे उसको जानने से पहले कुछ बेसिक चीजों को हमारा जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, इस संविधान के कुछ मुख्य बातों पे चलते हैं। इसके संविधान के कुछ फीचर्स पे अगर हम चलते हैं, मुख्य बातों पे चलते हैं। सबसे पहली बात, हमारा संविधान पूरी तरीके से क्या है? रिटन है। रिटन का मतलब है पूरी तरीके से लिखित है। आपको पता है सबसे पहली चीज, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक जगह प्रॉपर्ली कंपाइल्ड है। जबकि अगर मैं बात करूंगी ब्रिटेन का संविधान, वो ओरल है, मौखिक है, प्रॉपर्ली एक जगह कंपाइल्ड नहीं है। साथ ही साथ में अगर हम बात करेंगे, हम लोग का संविधान विश्व में लेंथीएस्ट है। लेंथीएस्ट का मतलब होता है, अगर मैं वर्ल्ड में कंपेयर करूंगी तो सबसे बड़ा संविधान किसका होता है? अपने भारत का होता है। सबसे बड़ा संविधान किसका होता है? अपने भारत का सबसे बड़ा संविधान होता है। सबसे बड़ा संविधान अपने भारत का कैसे है? एक बात बताओ, अगर मैं आपको एक ही बुक में हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस एंड टेक सब कुछ लिख के दूंगी तो वो बुक मोटी बनेगी। लेकिन अगर मैं आपको हिस्ट्री अलग, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग, बायो अलग, सब बुक अलग अलग दूंगी तो वो बुक पतली बनेगी। तो हमारा जो संविधान है वो विश्व में सबसे बड़ा इसलिए है क्योंकि हम लोग ने एक ही किताब में केंद्र और राज्य, सेंटर और स्टेट दोनों के कानून लिखे हुए हैं। तीसरी बात अगर बात किया जाए, साथ ही साथ में हमारे संविधान को बनने में समय कितना लगा? हमारे संविधान को बनने में समय कितना लगा? तो समय लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा। हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा। आपको पता है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है और वो ऑप्शन देते हैं 2 साल 18 महीने 11 दिन। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपको पता है सिलेक्शन इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। आपको कई कई स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि 11 हमने पहले पढ़ा था या 18 पहले पढ़ा था। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये याद रखना है 1 साल में 12 महीने होते हैं, 18 महीने तो होते ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। साथ ही साथ में अगर आपसे ये पूछा जाएगा हमारे संविधान के जनक कौन है, फादर कौन है, हमारे संविधान के जनक कौन है, तो जनक आप कहेंगे भीमराव अंबेडकर है। B.R. अंबेडकर कौन है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फादर है, जनक है। अच्छा, अगर मैं भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बात करूं तो ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी ना, उसके ये चेयरमैन भी थे। ड्राफ्टिंग कमेटी जो प्राकृत समिति थी उसके ये क्या थे? एक चेयरमैन भी थे, अध्यक्ष भी थे। ठीक है। अब ये बच्चों का डाउट रहता है कि जो हमारा संविधान है ये पूरा क्या B.R. अंबेडकर जी ने लिखा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा जो संविधान था वो संविधानिक सभा ने लिखा है। हमारा जो संविधान है वो किसके द्वारा लिखा गया है? संविधानिक सभा के द्वारा लिखा गया है। हमारा संविधान संविधानिक सभा के द्वारा लिखा गया है। और याद रखिएगा, ये जो B.R. अंबेडकर थे ये तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, बट हमारा संविधान पूरी तरीके से किनके द्वारा लिखा गया है? संविधानिक सभा के द्वारा लिखा गया है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि हमारे संविधान के कस्टोडियन, कस्टोडियन मतलब अभिरक्षक, कस्टोडियन का मतलब होता है अभिरक्षक, हमारे संविधान के अभिरक्षक कौन है? तो आप कहोगे संविधान के अभिरक्षक होते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, संविधान के अभिरक्षक कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को हिंदी में बोला जाता है सर्वोच्च न्यायालय।
सुप्रीम कोर्ट को हिंदी में बोला जाता है सर्वोच्च न्यायालय। अब बहुत बच्चों को ये जागरूकता होगी जानने में सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी, जिसे हम बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी आपको जानने की बहुत ज़्यादा है ना एक जागरूकता होगी, तो इसको भी हम लोग जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, देखो न्यायालय जितना भी है ये जुडिशरी के अंडर आता है, न्यायपालिका के अंडर आता है। सबसे पहली चीज, ये कौन से विभाग के अंतर्गत आता है, तो आप कहोगे ये जुडिशरी के अंतर्गत आता है। जुडिशरी को हिंदी में क्या बोला जाता है, न्यायपालिका के नाम से जानते हैं। ये किसके अंडर आता है, न्यायपालिका के अंडर आता है। सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करेंगे तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट कौन से पार्ट में आता है, तो आप कहोगे ये सुप्रीम कोर्ट पार्ट 5 में आता है, आर्टिकल नंबर 124 में आता है। अब आर्टिकल का मतलब क्या होता है, आर्टिकल को हिंदी में बोलते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद कौन सा आता है, 124। अब आपके दिमाग में ये डाउट आएगा कि मैम ये अनुच्छेद क्या होता है। देखो कोई बुक होती है 100 पन्ने की, कोई बुक होती है 200 पन्ने की, कोई बुक होती है 500 पन्ने की, हर बुक की अलग अलग किताब के पन्ने होते हैं। वैसे ही जब हमारा संविधान बना था तो ओरिजिनली उसमें 395 पेजेस थे। इसीलिए हम लोग, अगर मैं इसको इजी वर्डिंग में एक्सप्लेन करूं, सरल शब्दों में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो जो ये पेज नंबर होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं। जो पेज नंबर होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं। आर्टिकल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं। तो जब हमारा संविधान बना था ओरिजिनली तो 395 आर्टिकल्स थे। वैसे ही अगर मैंने आपसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 124 है, इसका मतलब ये हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हमारे संविधान के पेज नंबर 124 में लिखा हुआ है। सरल भाषा में एक्सप्लेन करूं तो ठीक। साथ ही साथ में अगर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट, बट ऑब्वियसली एक ही होता है, दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, अगर हम बात करेंगे ओरिजिनल, अगर देखा जाए सबसे पहले स्थापना, सबसे पहले अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना को इंग्लिश में बोलते हैं एस्टैब्लिशमेंट, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना अगर हम बात करेंगे 1774 में हुई थी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार, है ना। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई थी। अब आप कहोगे मैम ये एक्ट का हिंदी क्या होता है, एक्ट को हिंदी में बोलते हैं अधिनियम। ठीक है, अधिनियम 1773 के तहत स्थापना हुई थी। जब ये स्थापना हुई थी उस समय सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश और साथ ही साथ में 3 जज थे। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश थे लॉर्ड एलिजा एम्पे, 3 जज थे लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चेंबर, लॉर्ड लेमांस्टर। लेकिन अभी के टाइम पे कितने हैं, अभी के टाइम पे एक मुख्य न्यायाधीश हैं और साथ ही साथ में 33 जज हैं। एक मुख्य न्यायाधीश है, साथ ही साथ में 33 जजेस हैं, 33 जज हैं, मतलब 33 जजेस के एक हेड है। अब अभी मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा CJI, हो सकता है आपको बाद में कंफ्यूजन हो जाए, यहाँ पे मैं फुल फॉर्म लिख देती हूँ। CJI का फुल फॉर्म होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश के नाम से जानते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश के नाम से जानते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर हम लोग बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी के टाइम कौन है हमारे भारत के, अगर आपसे ये पूछा जाता है तो आप कहोगे अभी के टाइम पे हैं BR गवाई जी। अभी के टाइम पे हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, BR गवाई जी हैं। कौन से नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, 52वें नंबर के ये भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। क्लियर है यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। चौथी बात, आपको पता है हमारा जो संविधान है वो ब्लेंड है। ब्लेंड का मतलब क्या होता है, मिक्सचर। अब आप कहोगे मैम मिक्सचर का मतलब क्या होता है, मिश्रण। हमारा संविधान किस चीज का मिश्रण है, हमारा संविधान कठोरता, रिजिडिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, कठोरता, और फ्लेक्सिबिलिटी का मिक्सचर है। फ्लेक्सिबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, लचीलापन। लचीलापन, हमारा संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है।
मतलब हमारा संविधान ना तो पूरी तरीके से कठोर है, ना ही पूरी तरीके से लचीला है, बल्कि इसका मिक्सचर है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो कि सिंपल मेजॉरिटी साधारण बहुमत से पारित होते हैं, और कुछ चेंजेस ऐसे हैं जिन्हें विशेष बहुमत स्पेशल मेजॉरिटी की नीड होती है। इसीलिए हम ये नहीं कहते कि हमारा संविधान बहुत ही कठोर है या बहुत ही लचीला है, बल्कि कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। साथ ही साथ में आपको पता है, हम लोग के संविधान में एक शब्द आप लोग ने कई बार सुना होगा अमेंडमेंट को लेकर, कि भाई इस संविधान में ये अमेंडमेंट हो रहा है। न्यूज़ में भी आप कई बार सुनते होंगे। देखो, आज चूंकि फर्स्ट क्लास है तो मैं इन सारे शब्दों से आपको परिचित कराना चाहती हूँ, जो आप आए दिन न्यूज़ में भी सुनते हो और आप आए दिन क्लास में भी सुनोगे। तो अगर आपको पहले दिन ही मैं आपको बता दूंगी तो आपको सारा मतलब समझ में आ जाएगा। नहीं तो फिर क्लास के बीच में आपको ये होगा, अच्छा इस शब्द का मतलब क्या है, अच्छा इस शब्द का मतलब क्या है। तो इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात, अगर हम बात करते हैं हमारे संविधान में एक वर्ड होता है, जैसे आपने सुना होगा संशोधन। संशोधन का मतलब क्या होता है? संशोधन का मतलब होता है चेंजेस। आप कहोगे मैम चेंजेस का मतलब क्या होता है? बदलाव। मतलब किसी चीज में आप बदलाव लाना चाहते हो। अब देखो, एक शब्द के मैंने आपको 4 अर्थ बताए। अमेंडमेंट का मतलब संशोधन, संशोधन का मतलब चेंजेस, चेंजेस का मतलब बदलाव। याद रखिएगा, ये बदलाव अमेंडमेंट के बारे में हमारे संविधान के कौन से भाग में मेंशन्ड है, अगर ये पूछते हैं तो आप कहेंगे भाग 20, अनुच्छेद संख्या आर्टिकल नंबर 368। ठीक है, और ये जो विचार है, ये विचार हमने कहाँ से लिया हुआ है? साउथ अफ्रीका से लिया हुआ है। अब आप कहोगे कि मैम ये विचार का मतलब क्या हो गया? देखो, विचार का मतलब ये है कि जो हमारा संविधान है वो हमने स्वयं खुद अकेले नहीं लिखा है, बल्कि हमारा जो संविधान है वो अन्य स्रोतों से इंस्पायर्ड है। हम लोग ने मेन में 10 देशों के संविधान को उठाया, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। जो चीज़ें हमें अच्छी लगी, हम जिन चीज़ों से इंस्पायर्ड हुए हैं, हम लोग को लगा कि हाँ ये चीज़ बहुत अच्छी है, उस चीज़ों को हमने अपने हिसाब से ढालने का पूरा पूरा प्रयास किया है। तो अगर हम बात करते हैं, हमारा संविधान अन्य स्रोतों से क्या है? इंस्पायर्ड है। ठीक है, हम लोग ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्रॉ किया है, वो भी फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। अन्य स्रोतों से हमने संविधान को क्या किया है? ड्रॉ किया है, इंस्पायर्ड है। साथ ही साथ में जो कॉन्सेप्ट है हमने कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से लिया हुआ है। लेकिन हमेशा याद रखना कि हम संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है मूल ढांचे में हम कभी भी बदलाव नहीं कर सकते। मतलब जो चीजें हमारे संविधान में लिखी हैं उसे हम बेसिकली हटा नहीं सकते, मिटा नहीं सकते। हाँ, उनमें हम चेंजेस करके उसको पॉजिटिव चेंजेस कर सकते हो, उसको अच्छा बना सकते हो। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम हमें चेंजेस करने की जरूरत क्यों पड़ती है? हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 में हमने इनैक्ट किया। अभी हम चल रहे हैं 2025 में। वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, उसके हिसाब से हमें बदलाव की भी जरूरत लग सकती है, लेकिन कभी भी हम बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं, साथ ही साथ में आपको पता है हमारे भारत के संविधान में सिंगल सिटीजनशिप का भी कॉन्सेप्ट है। सिंगल सिटीजनशिप को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो इसको कहा जाता है एकल नागरिकता। क्या कहा जाता है? एकल नागरिकता कहते हैं। एकल नागरिकता का भी कॉन्सेप्ट है। ये एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट हम कहाँ से इंस्पायर्ड है? तो आप कहेंगे हम ब्रिटेन से इंस्पायर्ड है। ये एकल नागरिकता से क्यों दी जाती है? हमारे भारत में एकल नागरिकता क्यों इतना बढ़ावा दिया जाता है? अगर बात करेंगे तो कहीं कहीं दोहरी नागरिकता भी है, दोहरी नागरिकता भी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अमेरिका, अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप है। हमारे भारत में क्या, आप एक बार में एक देश की एक ही नागरिकता ले सकते हो। सेकेंड पॉइंट, ये एकल नागरिकता का विचार का बेनिफिट क्या है? ये प्रमोट करता है ब्रदरहुड, ये भाईचारे को बढ़ावा देता है। ये क्या करता है? प्रमोट करता है ब्रदरहुड को, ये भाईचारे के बढ़ावा को क्या करता है? एक तरीके से प्रमोट करता है। ये सिंगल सिटीजनशिप के बारे में अगर हम बात करेंगे, हमारे संविधान के भाग 2 में मेंशन्ड है। और अगर बात किया जाए अनुच्छेद संख्या 5 से लेकर 11 तक मेंशन्ड है।
साथ ही साथ में अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए, बहुत बार पूछा जा सकता है कि सिटीजनशिप एक्ट कब आया था, नागरिकता अधिनियम कब आया था। नागरिकता अगर अधिनियम का वर्ष पूछ लिया जाएगा, क्या मार्क करके आओगे सभी बच्चे? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नागरिकता अधिनियम आया था 1955 में आया था। और अभी तक नागरिकता में कितनी बार संशोधन हो चुके हैं, अगर ये पूछ लिया तो आप कहेंगे अभी तक नागरिकता में 6 बार संशोधन हो चुके हैं। अब देखो, मैंने यहाँ पे वर्ड दोबारा बोला संशोधन, बट आपको इस संशोधन वर्ड से दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपको संशोधन वर्ड का मैंने मतलब समझा दिया है। कब कब हुए हैं? 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019। अच्छा, क्या हमारे भारत में नागरिकता छीनी जा सकती है या किसी को दी जा सकती है? बिल्कुल संभव है। हम लोग अपने भारत में नागरिकता, नागरिकता मतलब सिटीजनशिप, हम अपने भारत में नागरिकता सिटीजनशिप दे भी सकते हैं, ठीक है, सिटीजनशिप दे भी सकते हैं और छीन भी सकते हैं, ठीक है। नागरिकता दी भी जा सकती है और छीनी भी जा सकती है। ये अधिकार किसके पास होता है? ये अधिकार होता है पार्लियामेंट के पास होता है। ये अधिकार होता है पार्लियामेंट के पास होता है, संसद के पास अधिकार होता है ये देखने का किसको हमें नागरिकता देनी है या किसकी नागरिकता हमें छीननी है। और संसद में भी किसके पास? तो आप कहोगे होम मिनिस्ट्री के पास, गृह मंत्रालय के पास अधिकार होता है। किनके पास होता है? तो आप कहेंगे गृह मंत्रालय के पास अधिकार होता है। क्या मेरी बात यहां तक सभी को समझ में आई? फटाफट बताइए। अच्छा लगा पढ़ के? समझ में आया? क्या मेरी बात यहां तक सभी को समझ में आई है? पक्का? वेरी गुड। तो आज मैंने बेसिकली कुछ चीजें आपके बारे में, ऐसे शब्दों के बारे में बताया जिसे हम आए दिन यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी ये इंट्रोडक्शन सेशन है, धीरे धीरे हम लोग इसको और अच्छे से पढ़ते चलेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूं कि यहां तक आप लोग को बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके, चलिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोग को कैसा लगा पढ़ के, सारी चीजें समझ में आई नहीं आई, क्या चाहते हो, कैसे पढ़ना चाहते हो, ये भी जरूर बताना, ठीक है। साथ ही साथ में मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दोगे, पॉजिटिव कमेंट करोगे। क्यों? क्योंकि आपको बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में चीजें आई होंगी, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोग को समझ आया या नहीं आया। सेकेंड पॉइंट, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, जबरदस्त रहिएगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे वेरी हैप्पी एंड गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, टेक केयर।